Hi, good morning. This is Sakshi and it's 6th April and I am here with today's The Hindu newspaper. Let's begin. The first news item that we see here is related to India Sri Lanka relations. Okay, as we know, our Honorable Prime Minister Mr. Modi recently went to Sri Lanka, and there what he did was इंडिया एंड श्रीलंका उन्होंने साइन किया 7 MOU. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट MOU मीन्स, इट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो बेसिकली एक टाइप का अग्रीमेंट ही होता है. ये किस बारे में है? ये डिफेंस के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है श्रीलंका से रिलेटेड कि ये जिस इंसान को हम यहाँ देख सकते हैं, इनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके. हु इज़ ही? ही इज़ श्रीलंकन प्रेसिडेंट. ओके, लास्ट ईयर ही ये 2024 में श्रीलंका में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे ये इलेक्ट हुए हैं. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. श्रीलंका ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है यहाँ पे. श्रीलंका के जो ये प्रेसिडेंट है, जिन्हें शॉर्ट में AKD कहा जाता है, इन्होंने रीअफर्म किया है कि इनकी जो गवर्नमेंट है ना, उनका कमिटमेंट है कि वो इंश्योर करें कि श्रीलंका की टेरिटरी कभी भी इंडिया के सिक्योरिटी को ख़राब करने वाले पर्पस के लिए यूज़ ना हो. मतलब इन्होंने बेसिकली कहा है कि इंडिया के सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेगी इनकी टेरिटरी, है ना. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. सिंस इंडिया एंड श्रीलंका आर नेबर्स, तो हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, ये जो है श्रीलंका पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. बाय द वे, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी पता होना चाहिए इंडिया श्रीलंका के बारे में. जस्ट अ बेसिक नॉलेज. ठीक है, कि हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के पॉइंट्स हैं. जैसे श्रीलंका जो है, हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखा कि चाइना से इसकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. ठीक है, तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है. एक इंडिया और श्रीलंका में फ़िशरमैन को लेके हमेशा डिस्प्यूट रहता है. ठीक है, एक आगे भी हमारे पास एक आर्टिकल आया है जिससे ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी कि इंडिया और श्रीलंका का बेसिकली ये जो फ़िशरमैन का डिस्प्यूट है, ये है क्या, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी. ठीक है, आज तो आर्टिकल्स भी काफ़ी कम है. आई थिंक 15 या 20 मिनट्स में तो हो जाना चाहिए. देखते हैं. हाँ, तो फर्स्ट ये चीज़ थी. इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, वो है कि इंडिया ने कहा है कि हम लोग जो अपना इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, ऑन लोन्स जो कि हम लोग श्रीलंका को दे रहे हैं, उस पर जो इंटरेस्ट रेट्स है उसे हम लोग घटा देंगे. अब सबसे पहली बात कि लोन हम लोग दे क्यों रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी. अभी तो काफ़ी बेटर हो गई है, पर 2019 से लेकर के आई गेस लास्ट ईयर तक ये इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी ना श्रीलंका की, वो सही नहीं थी. 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली. पहले उसको सेलोन के नाम से जाना जाता था. तो 1948 में जब इसको इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद से अभी तक का ये वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस दिस हैज़ बीन. तो उसी में इंडिया एज अ गुड नेबर हमने इन्हें हेल्प एक्सटेंड करी, और अभी भी हम लोग इन्हें टाइम टू टाइम लोन्स देते रहते हैं, मदद करते रहते हैं. अपने स्तर पर हम जितना मदद कर सकते हैं उतना. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका नेबर्स हैं. तो ये सारी चीज़ें नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, एज अ जनरल थिंग भी हमें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए. फिर अगेन ये कुकीज़ और मेथी का आ चुका है, तो मणिपुर का इशू है. ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाला ही इशू है, पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि आखिर किस चीज़ में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस चीज़ की वजह से. ठीक है, स्टेट्स पेज हमने इग्नोर कर दिया है. फिर से हम लोग आ चुके हैं ये न्यूज़ वाले पेज पे. यहाँ पे हमें सबसे ऊपर क्या दिख रहा है कि US के वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है वैंस, ये जो हैं विज़िट करने वाले इंडिया दिस मंथ. तो ये तो अपकमिंग न्यूज़ है, इसे हम लोग बाद में कवर कर लेंगे. ठीक है, ये वाला जो न्यूज़ है ये एक स्टेटमेंट है हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के द्वारा. तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर अब चाहे तो पढ़ सकते हैं. हमारे काम की जो चीज़ है वो है ये कि जस्टिस वर्मा. नाउ हु इज़ दिस जस्टिस वर्मा? ये नाम अभी हमें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, जस्टिस यशवंत वर्मा. इनका क्या है कि ये चीफ जस्टिस थे, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के. पर अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इनके नाम पे. इनके
रेसिडेंट में अनअकाउंटेड कैश, ठीक है, चीज़ें मिली हैं, अगल बगल जलते हुए नोट, बहुत सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। पूरा इंडिया का जुडिशरी सिस्टम अभी इसके बारे में ध्यान जा रहा है सबका। तो इस कंट्रोवर्सी के बीच में क्या हुआ है कि ये जो जस्टिस वर्मा हैं, इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से निकाल करके इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया और ये वहाँ के हाई कोर्ट के जज के तौर पर ओथ ले चुके हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था यहाँ पे। एक यहाँ पे कुणाल कामरा का इशू है, ये भी एक पॉलिटिकल न्यूज़ है जिस पे हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, सिंस क्लैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस पॉलिटिकल न्यूज़। पर इसका एक लीगल एस्पेक्ट है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये जो इशू है ना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से डील करता है। हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा आर्टिकल में दिया है। सो इट्स आर्टिकल 19, ठीक है। क्लैट के लिए या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फंडामेंटल राइट्स हो गए या फिर रिट्स हो गए, ये सारी चीज़ें ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड जो कोई अगर न्यूज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आखिर में इस न्यूज़ के बेस में क्या है, ये इशू है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। बाकी मैं जो आपको कह रही थी कि श्रीलंका और इंडिया का जो और इशू चलता रहता है वो हमें आगे की न्यूज़ आर्टिकल से पता चलेगा। वो इशू ये है बॉटम ट्रॉलिंग को लेकर के। सो बेसिकली बॉटम ट्रॉलिंग एक प्रैक्टिस है, ठीक है। मैं पहले आपको मतलब समझाती हूँ। बॉटम का मतलब हमें पता है, जो नीचे सबसे नीचे जो होता है उसको कहते हैं। और ट्रॉलिंग का मतलब हमें यहाँ पे जानना है। ट्रॉलिंग ऐसी प्रैक्टिस, मान लीजिए हम लोग एक फिशरमैन है, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग जा रहे हैं फिशिंग पे, और हम लोग एक शिप में गए। शिप में जो फिशरमैन हैं जितने भी लोग हैं उन लोगों ने एक नेट फेंका नदी में, ठीक है, ये नेट है। और ये शिप आगे बढ़ते रहती है और इस नेट में जो है वो मछलियाँ फंसते चली जाती हैं। और इस तरह से ये जो मेथड होता है फिशिंग करने का, इससे ट्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। और बॉटम ट्रॉलिंग क्या है कि ये जो नेट है ना, ये वो जो भी वाटर बॉडी है उसके नीचे तक जाएगी बिल्कुल, उस चीज़ को बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं। तो श्रीलंका हमेशा से इस चीज़ का विरोध करते आया है, ठीक है। श्रीलंका में इवन ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बैन किया जा चुका है, ये नहीं प्रैक्टिस होता है। पर इंडिया में ये चीज़ अलाउड है। और श्रीलंका के लोगों को जाहिर सी बात है, इस बात से प्रॉब्लम होगी कि हमारे इंडिया में जैसे तमिलनाडु है, तो यहाँ के जो भी फिशरमैन है वो श्रीलंका डेली बेसिस पर अप डाउन करते रहते हैं, है ना, कोई लोग। तो यहाँ के फिशरमैन वहाँ जाके वहाँ की वाटर बॉडी में ऐसी चीज़ बॉटम ट्रॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि बैन है श्रीलंका में। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है ऐसे मामलों में। तो वही है बेसिकली, वो लोग इसे बैन क्यों कर रखे हैं, क्यों इस चीज़ को बुरा माना जाता है। तो इस चीज़ में अगर हम दिमाग लगाएं तो ये जो नेट है ना, ये जब वाटर बॉडी के सबसे नीचे तक जा रहा है, बॉटम तक जा रहा है, इसका ये मतलब है कि वो जो वाटर बॉडी है उसके नीचे में जो भी सॉइल है वो डिस्टर्ब हो रही है। इसके कारण अगर शिप आगे बढ़ रहा है और ये नेट यहाँ पे जो है वो खींच रही है, साथ में सॉइल को डिस्टर्ब करता है, उसकी ऊपरी लेयर को डिस्टर्ब करता है, सॉइल इरोजन या डिग्रेडेशन कह सकते हैं इसे, ठीक है। वाटर बॉडी में जो एक्वेटिक फ्लोरा फौना है, स्पेशली प्लांट्स, उन चीज़ों को डिस्टर्ब करता है ये चीज़। तो इसलिए इसे ठीक नहीं माना जाता है। मैं अपनी ड्राइंग हटा देती, बहुत ख़राब लग रहा था। इसलिए श्रीलंका में ये प्रैक्टिस जो है वो बैन है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। ये एक और पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज़ द पेज, द हिंदू का द पेज। इम्पॉर्टेंट, संडे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है। संडे को ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और एक साइंस वाला पेज आता है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और बाकी जो डेली हमें देखने को मिलता है मंडे से फ्राइडे तक में, उसमें हमारा एडिटोरियल हो जाएगा और ओपिनियन हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। खैर, टुडे इज़ संडे, सो लेट्स रीड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सबसे ऊपर हमें दिख रहा है कि वक्फ बिल के बारे में बात है। फिर से इसमें डिटेलिंग है, ठीक है। हो सकता है कि हफ्ते भर जो भी आर्टिकल्स आएँ उसमें आपका डाउट क्लियर ना हो
हो सकता है कि आप इतने आलसी हो कि आप सर्च करके इसके बारे में ज़्यादा पढ़ो भी ना, पर संडे को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक होता है तो उसके बारे में एक डिटेल्ड आर्टिकल ऐसा आपको मिल ही जाएगा, और मिल ही जाएगा तो पढ़ ही लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, वक्फ बिल जो है वैसे तो ये लीगल के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर लीगल जीके नाम का भी कुछ होता है, तो ये जीके में भी पूछा जा सकता है। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट जो पूछा जा सकता है वक्फ बिल के रिगार्डिंग में, वो ये है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, ठीक है। आपको ये पता होगा कि ये जो वक्फ बिल है ये लास्ट ईयर 2024 में ही अगस्त टाइम के आसपास लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, ओपिनियन नहीं बैठ रहा था सबका साथ में, तो इस बिल को रेफ़र किया गया एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, और इस कमेटी को हेड कर रहे थे जगदम्बिका पाल। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बीजेपी के एमपी हैं जो कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड कर रहे थे। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किया गया था वक्फ बिल, उसको हेड कौन कर रहे थे, चेयर कौन कर रहे थे, जगदम्बिका पाल इट इज़, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक वन लाइनर है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। आगे अब इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे इस एडिटोरियल को, तो आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में आ सकते हैं सबके आंसर्स इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको दिखेगा वक्फ बताने से शुरू किया है, तो मैं भी आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। वक्फ ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है जो कि डेडिकेट कर दी गई है इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, या फिर इस्लाम में एज इसे डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ अल्लाह, ठीक है, दे दी गई है। किस काम के लिए, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए। रिलीजियस मान लो मॉस्क बना दिया है ना, चैरिटेबल उसका जो भी उससे प्रोसीड्स आया उससे गरीबों की मदद कर दी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फंड कर दिया, मदरसा वगैरह भी तो होता है ना इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उसको भी फंड कर दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही एक प्रॉपर्टी को वक्फ में दान में दे दिया गया तो वो प्रॉपर्टी जो है वो इनएलियनेबल हो जाता है, मतलब उसे बेचा नहीं जा सकता है, उसे इनहेरिट नहीं किया जा सकता, उसे किसी को गिफ्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे वक्फ के बारे में। बाकी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बिल आया है ये करना क्या चाहता है, ठीक है, इसका मकसद क्या है। ये अमेंड करना चाहता है 1995 के एक्ट को। 1995 में भी एक वक्फ एक्ट आया था, ठीक है, उसे ये अमेंड करना चाहता है और उसे रीनेम कर रहा है किस नाम में, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे शॉर्ट में हमारी सरकार उम्मीद एक्ट कहती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उम्मीद एक्ट इसका रीनेम किया जा रहा है इसे। अब इसके आगे आपको कुछ चेंजेस बताए गए हैं यहाँ पे, है ना, क्या क्या चेंजेस आए हैं, सारी चीज़ें बताई। ओरिजिनल लॉ में क्या था, न्यू अमेंडमेंट्स क्या आए, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आप खुद पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका जो पॉइंट होता है वो ये वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले क्या होता था कि कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, उसे अनइंटरप्टेडली बहुत सदियों से यूज़ किया जा रहा है एकदम, ठीक है, कोई भी पर्पस के लिए। मान लो एक प्रॉपर्टी है, उसका कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है क्या है, पर उस पर अगर एक मॉस्क बना हुआ है या फिर लोग उसे किसी और कम्युनल यानी रिलीजियस पर्पस के काम में ला रहे हैं, तो लोगों के पास एक ये वक्फ बाय यूज़र के प्रिंसिपल को यूज़ करके वो लोग ऐसा कर सकते थे कि इस प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम कर देते थे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अब ऐसे ही बेनाम नहीं है, ये अब ये वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, तब भी जब उसका कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिस पहले होती थी। अब हमारी सरकार ने क्या किया है कि ये जो बिल आया है उसमें क्या किया गया, ये जो वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट है इसे हटा दिया गया है, ठीक है, कि वक्फ बाय यूज़र जो ये कॉन्सेप्ट है इसे रिपील किया जाता है इस डॉक्ट्रिन को, ठीक है। तो इसे चेंज करके क्या किया गया, वक्फ बाय यूज़र की जो प्रॉपर्टीज़, देखिए ये वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटा दिया, ठीक है, पर जिस दिन ये लॉ इनैक्ट होगा उस दिन या उससे पहले वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी को यूज़ करके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वक्फ के अंडर में आई थी उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, वो वक्फ डिक्लेयर कर दी गई हैं और वो वक्फ ही रहेंगी, ठीक है। पर हाँ, इस लॉ के इनेक्टमेंट के बाद में ज़रूर इस चीज़ में चेंज आएगा कि वक्फ बाय यूज़र अब प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा।
और अगर आप इसे रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वक्फ बिल के अंडर में ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि अगर ये मुस्लिम्स से रिलेटेड है, नॉन मुस्लिम्स को क्यों ला रहे हैं इसमें आखिर। तो खैर ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए है, तो इसमें कर दिया गया है मैंडेट कि एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड्स जितने भी बनेंगी पर्टिकुलर स्टेट की, अपने अपने स्टेट बोर्ड्स, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, वक्फ के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी। लीगल में आपको दे देगा तो यही आपको वक्फ बाय यूज़र बता देगा, है ना। ये सब इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम बता देगा। तो मॉक्स में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, लास्ट ईयर भी आते थे। आपको एक सिचुएशन बता दिया जाएगा कि 50-60 सालों से इस ज़मीन पे मस्जिद बना हुआ है, इसका यूज़ करें, अब इसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है। तो क्या अभी भी 2025 में सॉरी ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं, अब तो ये उम्मीद एक्ट आ रहा है। तो खैर आपको इनैक्टमेंट का डेट हमेशा ध्यान में रखना होगा कि कब हो रहा है इनैक्ट, कब नहीं हो रहा है। अगर उसमें पैसेज में इनैक्ट हुआ है या नहीं, ये चीज़ क्लियर नहीं किया है उसने, ठीक है, तो आप अपने मन से कोई चीज़ अज्यूम नहीं कर सकते कि नहीं हो गया है, रियल में हुआ है तो इसमें भी हो गया। नहीं, आपको जो करना है वो पैसेज से ही करना है, अपने मन से आप कुछ नहीं करोगे। जो डिटेलिंग होगी वो पैसेज में दी होंगी और आप ऐसे ही क्लैट का पैसेज सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे ये वाला जो आर्टिकल है ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे तो, ठीक है, पर एक बार नज़र दोहराई जा सकती है, इशू एक बार देखा जा सकता है कि हुआ क्या है आखिर इसमें। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है कि यूएस मीडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है यहाँ पे, ठीक है। उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि हमारी जो ये हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये जो हमारी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो भी डिफेंस के अंडर में आती है। ये हाल क्या कर रही है कि रशिया को आइटम्स सप्लाई कर रही है जो कि आए हैं ब्रिटिश फर्म से। अब आप बोलोगे क्या दिक्कत है इसमें, कर रही है तो ब्रिटिश से ले करके रशिया दे रही है, क्या क्यों नहीं करे। नहीं, ये न्यूज़, ये रिपोर्ट जो आई है ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि रशिया को हम लोग सर्टेन आइटम सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमें पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो एक तरह से ये इंडिया का झुकाव दिखा दे रहा है रशिया की तरफ कि हम लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और खैर हम इंडिया हैं, हम नाम को फॉलो करते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और हमें पार्शियल नहीं होना है किसी भी कंट्री को लेकर के, तो इसलिए हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें इसमें नहीं जाना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ट्रस्ट में। आपको यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट जानना है एक्सपोर्ट कंट्रोल का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैं आशा करती हूँ आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हमारी कहा है कि इंडिया में एक लिस्ट मेंटेन करी जाती है। किस चीज़ की? एक्सपोर्ट कंट्रोल की लिस्ट। ऐसी आइटम्स जिनकी डुअल यूज़ हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट हम किसी चीज़ का क्यों कंट्रोल करेंगे जब वो डेंजरस हो, है ना, उसमें ऐसा पोटेंशियल हो कि वो हार्म कर सके मैनकाइंड को। तो ऐसी चीज़ें जिनका डुअल यूज़ है, सिविलियन यूज़ भी है, मिलिट्री यूज़ भी है, ऐसी चीज़ें जिनका डुअल यूज़ है उस पर हम लोग एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है। मिलिट्री के यूजेज पे आ गई तो ऐसे ही सिंपल कॉमन मैन, मैं और आप, हम लोग इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसी और कंट्री में, क्योंकि इसका यूज़ जो है डेंजरस पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, इसलिए इस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया जाता है। और इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो भी बॉडी इसे सप्लाई कर रही है उसे लाइसेंस चाहिए होगा सरकार से। तो वही ये कॉन्सेप्ट है जो कि ध्यान में रखना चाहिए आपको कि ऐसा भी कुछ होता है। बाकी यहाँ पे एक और यूएस से रिलेटेड आर्टिकल आ चुका है। यूएस गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ शुरू की है कि वो स्टूडेंट्स के वीज़ा को ही कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, चलिए पढ़ते हैं। क्या हो रहा है अभी यूएस में कि जो भी स्टूडेंट्स, अब जैसे इंडिया का कोई बच्चा यूएस में जाके पढ़ना चाहता है तो वो एक स्टूडेंट वीज़ा पे जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम के लिए वो वीज़ा होगा, 5 साल का, 2 साल का, ठीक है। वो वहाँ जाएगा, वहाँ रहेगा, ठीक है। तो एक वीज़ा के बेसिस पे वहाँ जाके रह रहा है वो,
यूएस की सरकार का कहना है कि आप वीज़ा पे यूएस में आ रहे हो, हमारे ही देश में आके हमारे ही खिलाफ आप कैंपस प्रोटेस्ट कर रहे हो, कह रहे हो कि गाज़ा में भी ह्यूमन राइट मिलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, जैसे कि हमें पता है अभी इज़राइल और गाज़ा वॉर चल रहा है और यूएस का जो सपोर्ट है वो इज़राइल को है। ठीक है, गाज़ा को सपोर्ट नहीं करता है यूएस। तो आप कहोगे कि इज़राइल गलत कर रहा है जो भी हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो यूएस क्या कर रहा है कि कैंसिल कर दे रहा है वीज़ा स्टूडेंट्स का। इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया है? कैच एंड रिवोक प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों को लेकर के यूएस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एक अपना रेसिप्रोकल टैरिफ और दूसरा ये कैच एंड रिवोक प्रोग्राम जो कि हमें आज देखने को मिला। बाकी ये प्रोफाइल वाला ये म्यांमार का है, इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये पॉलिटिकल है, आई गेस पॉलिटिकल नहीं है, जो भी है पॉलिटिकल है और बॉलीवुड वगैरह से रिलेटेड है, तो उतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। हमारे काम की चीज़ है ये, इसमें भी ये पर्टिकुलर पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि ये जो हयाओ मियाज़ाकी हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये गिबली फ़ोटोज़ बनाने का ट्रेंड चला हुआ है। तो इस ट्रेंड के जो ओरिजिनल इंसान जिसने ये ऐसे टाइप के फ़ोटोज़ को डिज़ाइन किया था वो कौन है? वो है ये हयाओ मियाज़ाकी। ठीक है, इन्होंने फाइंड किया था स्टूडियो गिबली को इन 1985। ठीक है, विथ इसाओ ताकाहाता, जो भी नाम इनका, आई एम सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, पर हाँ इनके साथ मिलके इन्होंने ये गिबली फ़ोटोज़ को फाइंड किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आपको ये इनका नाम याद रखना है और ये डेट याद रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जो हुआ था वो इन्हें दिया गया है, मियाज़ाकी को। ये जापानीज़ आर्टिस्ट हैं, एनिमेटर, एनिमेशन इनकी बहुत आती हैं। ठीक है, ये साइंस वाला पेज हमारा आ चुका है। इसमें ये आप खुद से रीड कर सकते हैं। खैर किसी काम का है तो नहीं वैसे वो, पर फिर भी खुद से रीड किया जा सकता है। बेसिकली साइंस रीड इसलिए करना ताकि क्लैट में आपको अगर कोई पैसेज दे दे साइंस से रिलेटेड तो आपको उसको समझने में मुश्किल ना हो। आपको नहीं भी कुछ समझ आ रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, मन कर रहा है कि पैसेज पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पढ़ा, उठ के भाग जाऊँ, नहीं, फिर भी पढ़ना है आपको। वैसे भी क्लैट ज़्यादातर जो लोग देते हैं उनका बैकग्राउंड आर्ट्स होता है, समझती हूँ मैं, मेरा भी आर्ट्स ही है। अब आर्ट्स वाले लोग क्या करें, साइंस का प्रॉब्लम लोग कैसे सॉल्व करें? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर हर चीज़ में काम आता है। न्यूज़पेपर में आप साइंस का पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको आदत लग जाएगी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। और ज़्यादा नहीं है, हर हफ्ते में एक साइंस का पैसेज आ रहा है, मतलब 2-3 आ रहे हैं, एक पेज है, तो आप पढ़ोगे तो आपको आदत लग जाएगी। और एट दी एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है कि अगर आपको एग्ज़ाम में दे देगा साइंस का पैसेज, देयर इज़ नो वे यू कैन लीव इट, यू कैन नॉट। ओके, तो ये चीज़ है, आपको पढ़ना है। तो मैं आपको ये वाला स्पेसिफिकली आर्टिकल बता देती हूँ क्योंकि ये हमारा ना जीके के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस रिलेटेड जीके जो आता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है, इन्होंने एक नए टेस्ट का डेवलपमेंट किया। ठीक है, नए टेस्ट को डेवलप किया जिसका नाम है ये रैपिड CRISPR। ओके, क्रिस्पर, वॉट एवर हाउएवर इट इज़ प्रोनाउंस्ड। तो इन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया है। ठीक है, क्या काम है इस टेस्ट का? ये क्विकली यानी टाइम एफिशिएंट है और एक्यूरेटली जो है ये अपना, मतलब इसकी रिपोर्ट्स भी सही आती हैं, ये जल्दी भी देता है, डायग्नोज करता है कैंसर टाइप को, दिस कैंसर टाइप, विच कैंसर टाइप। सो उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये APL, ये एक टाइप का, मतलब ये कैंसर टाइप है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए ये नया टेस्ट निकाला गया है, CRISPR टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ये रैपिड टेस्ट जो लाया गया है। और क्योंकि इसका डेवलपमेंट मुंबई में ही हुआ है, इंडिया में, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साइंस का पेज भी हमारा हो गया। अब ये बिज़नेस पेज हमारा आ गया। खैर इसमें कुछ ऐसा
इम्पोर्टेंट आज आया नहीं है बिजनेस में। वर्ल्ड वाले पेज में तो वही है, डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं हमें हाथ में कुछ पकड़ के, तो ये रिलेटेड है वही रेसिप्रोकल टैरिफ जो इन्होंने लगाए हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि हैंग टफ एज ट्रेड वॉर विल नॉट बी ईजी, ट्रंप ने ऐसा कहा है। तो बस इनका स्टेटमेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, हमें मतलब नहीं है इनके स्टेटमेंट से, मतलब है हमें सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड जीके और इसका इम्पैक्ट स्टडी करने में, क्योंकि उस पर पैसेजेस बन सकते हैं। सो आई गेस इट इज़ इट। थैंक यू सो मच।